खुद पर भरोसा रखो, दुनिया खुद तुम्हें पहचान लेगी। आइए आज मिलते हैं चेष्टा से। चेष्टा ने 10th के बाद से ही सिद्धम एकेडमी ज्वाइन किया था और लास्ट ईयर चेष्टा के साथ साथ हमें भी एक गुरेज रह गया कि 12th के साथ किसी कारण से कुछ नंबरों से चेष्टा अपने ड्रीम को सेटिस्फाई नहीं कर पाई। बट मैं आपको बताऊंगा कि उसके अलावा भी नीट को छोड़ के बाकी भी और एग्ज़ाम्स थे, वहाँ उसने 12th के साथ भी बहुत अच्छा किया था। बट इसने हिम्मत नहीं हारी और इसने इस ईयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इस बार इनका स्कोर 590 प्लस है। एग्जैक्ट इनके स्कोर, रैंक और इनकी पूरी जर्नी के बारे में चेष्टा से ही जानते हैं। चेष्टा, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अपने लास्ट ईयर के स्कोर्स और कौन कौन सी और काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस मिल रहे थे ये भी बताएं और फिर ये भी समझाएं कि आपने उन्हें ज्वाइन ना करके अपने डॉक्टर बनने के सपने पे ही कैसे आप अड़िग रहे। थैंक यू सर। लास्ट ईयर नीट 2025 में मेरा 490 स्कोर था और उस टाइम थोड़ा मेरे से एग्ज़ाम में प्रेशर मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, इस वजह से मैं रह गई लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर और भी एग्ज़ाम्स दिए थे, आइज़र इंस्टीट्यूट का दिया था, नाइज़र, CUET वगैरह मैंने बहुत दिए थे। बट मेरा शुरू से ही मेन एम डॉक्टर के लिए था, MBBS करना ही था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक चांस और दे के देखते हैं। इस बार मेरे नीट 2026 जो 3 मई को था उसमें मेरे 672 मार्क्स थे और अभी री नीट में मेरे 593 मार्क्स है विद 12K रैंक, ऑल इंडिया रैंक। अच्छा चेष्टा, ऐसा नहीं लगा कि लास्ट ईयर सिद्धम में पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इस साल कहीं और ट्राई करते हैं? नहीं नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि बाकी इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ एकेडमिक्स पे ही ध्यान देते हैं ऑलमोस्टली, बट यहाँ पे मेंटल सपोर्ट, पर्सनल अटेंशन में कितना प्रोग्रेस कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मुझे टीचर्स बता देते थे। कभी भी मेरे को ऐसा होता था कि नहीं, मेरे को अब नहीं हो रहा, मेरे से गिव अप करने की इच्छा करती थी, तो मेरे से ज़्यादा मेरे टीचर्स मेरे में बिलीव रखते थे और मेरे को वापस से ट्रैक पे लेके आते थे। अच्छा चेष्टा, एक जो आपके साथ भी हमने इशू देखा और एक हर अच्छे बच्चे के साथ होती है, जो बच्चा हमें लगता है कि 12th के साथ ही होना चाहिए था, किसी कारण से वो रह जाता है। तो कई बार क्योंकि अपने दोस्त जो अपने साथी थे वो कॉलेज जा चुके हैं, अपन नहीं जा पाए, तो एक सेल्फ डाउट, और एक सेल्फ डाउट भी नहीं बोले उसको, एक गिल्ट रह जाती है। तो पूरी जर्नी में हमने भी देखा कई बार आपका भी उस कारण से फोकस बार बार बिगड़ भी जाता था। और मुझे याद है पूरी प्रिपरेशन के दौरान ना केवल हमने, इवन आपके पेरेंट्स ने भी इस चीज़ को जज किया और आपको बहुत बार हमने और पेरेंट्स ने सपोर्ट करने की कोशिश की कि आप खुद पे बिलीफ रखें और इस जर्नी को आगे बढ़ते रहें। तो इसके बारे में आप और थोड़ा विस्तार से समझाएं कि ये जो प्रॉब्लम आती है इससे आपने ओवरकम कैसे किया? एक साल तो मतलब ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह सब आगे निकल गए तो लगता था, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आता था कि वो भी तो मेरे बराबर के थे, उनमें भी तो मेरे जितना ही इंटेलिजेंस, ब्रेन सब था, तो मैं क्यों रह गई पीछे एक साल। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मे बी मैं एक चांस और देके और बेटर कॉलेजेस में जा सकूँ, मेरे को और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। ओके अच्छा चेष्टा, भी बताओ, जो बच्चा 11th-12th में बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता है बट 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से वो सिलेक्शन रह गया, अब ड्रॉप ईयर में ऐसी फीलिंग नहीं आती कि सब कुछ तो हमने पढ़ा हुआ ही है सर, अब कोचिंग क्यों ज्वाइन कर, अब तो केवल टेस्ट दे लेते हैं, अपना काम तो हो ही जाएगा? नहीं नहीं, घर पे सिर्फ या तो घर पे बैठ के पढ़ने से या फिर टेस्ट देने से वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं आता है। यहाँ पे आके आप पढ़ोगे, आप पे वापस से कंसेप्ट भले ही आपके पढ़े हुए हो बट स्ट्रॉन्ग होते हैं, और टेस्ट देने से रेगुलर मतलब एनालिसिस वगैरह आप कहाँ लैग कर रहे हो, क्या है, वो सब मॉनिटर होता रहता है। अच्छा अब स्पेसिफिकली बताइए तीनों सब्जेक्ट्स में जो यहाँ आपने, क्योंकि आप एक 3 साल आपने हमारे साथ गुजारे हैं, तो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हमने फॉलो की आपके साथ, उसके बारे में भी बच्चों को गाइड करें, उनको भी एक गाइड कर सके कि तीनों सब्जेक्ट को मैनेज कैसे करना होता है, क्योंकि बच्चे कोई 1 या 2 सब्जेक्ट मैनेज कर पाते हैं बट तीनों करने में बच्चों को बहुत तकलीफ आती है। फिजिक्स के अंदर तो मेनली सर के नोट्स, NCERTs, PYQs, JEE नीट PYQs वो बहुत सफिशिएंट होते थे। उसके साथ में टेस्ट पेपर्स में भी हमको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल जाते थे, जिससे हमारा ओवरऑल कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाते थे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में। केमिस्ट्री के अंदर भी सेम था कि हमको कभी और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि सर के नोट्स वगैरह NCERT PYQs एंड और बहुत सफिशिएंट होते थे। और सेम गोज़ विद बायो, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप कर करके तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना, इक्वल इम्पॉर्टेंस देना, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, ये सब करने से
तीनों सब्जेक्ट्स बैलेंस रहते थे। अच्छा, क्या बताइए, क्या नीट में क्या रटवाने वाली स्ट्रेटेजी अपनाते हैं या समझाया भी क्या? क्योंकि मुझे याद है दोनों ईयर आपने आईसर का जो IAT एग्ज़ाम होता है, दोनों में आपने अच्छा स्कोर किया है, और वो पेपर माना जाता है कुछ कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, रटने वाला पेपर तो नहीं कहलाता है। नहीं नहीं, यहाँ पे रटना वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट सब कॉन्सेप्चुअल चलता है। इनफैक्ट क्रैम करने की चीज़ें ये सब बहुत कम होती है। इनफैक्ट लोग बायो में भी कहते हैं ना कि आपको बहुत ज़्यादा याद करना है, सारी चीज़ें याद करनी है, ऐसा नहीं होता है। एक बार आप समझ लेते हो तो उसके बाद सब ईजी रहता है। अच्छा चेष्टा, मुझे तो आपका ड्रीम क्या है? अब MBBS के आगे क्या करना है? MBBS के आगे मेरे को तो सर्जरी वगैरह इस प्रोफेशन में ही जाना है आगे, MS करके। मैं लोगों के साथ चीर-फाड़ करनी है आपको? नहीं, मतलब शुरू से एक ड्रीम रहा कि हाँ मेरे को सर्जरी वाले फील्ड में ही जाना है आगे। चलिए, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं चेष्टा, आप अपने ड्रीम की ओर आगे बढ़ते रहें और हमारा नाम और रोशन करते रहें।